नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 28 ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होगे। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस फॉलो करते हो तो अगर मैं कहता हूं कि महीने में हमने 25 डेज तक भी अगर हमने द हिंदू एनालिसिस और 20 क्वेश्चंस को देखा तो लगभग 20 क्वेश्चन के एवरेज में लगभग हमारे पास 500 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं और लगभग एग्जाम आते आते अगर 10 महीनों तक भी हमने कंटिन्यू किया तो लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होंगे, जो कि आपकी जीके प्रिपरेशन को बहुत ही क्या करने में हेल्प करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आप उन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अभी से अपने नोट्स को बनाते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 28 ऑफ द जनवरी 2025। तो आज ऐसा क्या है? तो वैसे देखा जाए तो कोई इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चला जाऊं तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल चली थी उसमें एक नाम आपने जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा 3 लोग थे, उनकी क्या थी? एक तिगुड़ी जिसको बोला जाता है ना, तिकड़ी। तो एक का नाम क्या था? लाल। आई होप आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने। बाल एंड पाल, है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। याद रखना, लाला लाजपत राय जो थे वो क्या थे कि इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है। या मैं कह सकता हूं बेसिकली, आप लोगों ने पीएनबी का नाम सुना है क्या? पंजाब नेशनल बैंक। उससे पहले आपने सुना होगा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, है ना। उन सबको मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ बना दिया इंडिया। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। लेकिन ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के बैंक थे। तो पहला स्वदेशी बैंक बनाने वाला भी कौन था? तो लाला लाजपत राय। इसी ने 1894 के अंदर कौन सा बैंक को फाउंड किया था? को फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक। पहला क्वेश्चन। आज के दिन क्या है? आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो? तो आज क्या है? 28 ऑफ द जनवरी। और 28 ऑफ द जनवरी 1865 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो आज के दिन क्या है? तो याद रखना, लाला लाजपत राय की क्या है? आज बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा कि जब साइमन कमीशन आया था, क्यों आया था? मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं ना। साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि जो 1909 का एक्ट था जिसको हमने बेसिकली मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा था, क्योंकि मार्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था और जो वहां से ऑपरेट करता था इंडिया को, ठीक है। उसके बाद मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो एक्ट आता है, रिफॉर्म आते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या एक्ट ऑफ 1909। फिर उसके 10 साल बाद एक एक्ट आता है जिसको कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उसी को क्या कहा गया था? तो उसको कहा गया था एक्ट ऑफ 1919। और इसी में पहली बार आपके जो स्टेट के टैक्स थे ना, स्टेट का जो बजट था वो अलग किया गया था ना, बहुत सारी चीजें हुई थी। पहली बार इंडिया में वुमेन्स को वोट देने का राइट किस में दिया गया था? 1919 के एक्ट में दिया गया था। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो एक्ट था बेसिकली, मॉन्टेग्यू उस समय कौन थे? हमारे वाइस इंडियन सेक्रेटरी थे। चेम्सफोर्ड कौन थे उस समय? हमारे तो वाइसराय ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर जो रिफॉर्म किए, जो सुधार किए, उसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब दोबारा से 10 साल बाद एक नया एक्ट आना था और उस एक्ट को रिव्यू करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से एक कमीशन आता है जिसको क्या नाम दिया गया था? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो आपको पता होगा 1928। और इस साइमन कमीशन में टोटल कितने लोग थे? तो 7 लोग थे, यानी कि 1 + 6। एक कौन था? इसका हेड था जिसका नाम क्या था? साइमन, ठीक है। अब जो साइमन था और ये जो सारे के सारे 7 के 7 लोग थे, सारे के सारे कौन थे? ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब एक बात समझना कि आप लोग पढ़ते हो क्लैट प्रेप में, यहां पर पढ़ रहे हो और रास्ते में चलते हुए किसी बंदे से पूछ लिया जाए कि बताओ ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कौन कैसा पढ़ाता है, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, कैसा माहौल है, क्या नहीं है, कुछ भी पूछ ले, मैनेजमेंट कैसा है, कुछ भी, तो आप बेहतर बता पाओगे या बाहर चलने वाला कोई इंसान तो जो यहाँ से जुड़ा होगा वही तो बता पाएगा। तो एक बात सोचकर देखो कि भारतीयों पे लगा कानून, भारतीयों पे 10 साल कानून लगा और उसमें क्या बुरा है क्या अच्छा है उसको रिफॉर्म करके दोबारा से लाने के लिए तुमने एक ऐसा कमीशन भेजा जिसमें सारे के सारे 7 मेंबर्स आर फ्रॉम ब्रिटेन, अंग्रेज है सारे। तो इंडियंस ने कर दिया अपोज
और इसका भयंकर अपोज जो आपने पढ़ा होगा, गो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए है ना, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए। और उसके बाद इसका मैक्सिमम या सबसे ज्यादा अपोज कहां पर हो रहा था? पंजाब। और पंजाब में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जब कर रहे थे तो वहां पर एक अंग्रेज होता है, नाम याद रखना, सैंडर्स वहां पर लाठीचार्ज के आदेश दे देता है। और जब लाठीचार्ज की गई थी तो उस समय लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि शरीर पर क्या लाठी मार रहे हो, सर पर मारो, है ना। तो जो सामने वाला अंग्रेज होता है वो सर पर लाठियां मारने लगता है और उसी लाठीचार्ज में उनकी हो जाती है डेथ। फिर उनकी डेथ का जो बदला लिया, वो डेथ किस दिन हुई थी याद रखना? 17 नवंबर 1928। और उनकी डेथ का रिवेंज वाज टेकन बाय भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह उनके स्टूडेंट थे। और फिर बाद में भगत सिंह को क्या किया गया? सरेंडर करना पड़ा। और उन्होंने सरेंडर किया कहां पे? लाहौर असेंबली में बॉम्ब फेंक कर। और उसके बाद लाहौर असेंबली में बॉम्बिंग्स की वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उनको क्या दे दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। समझ गए? तो आज क्या है? लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी है। तो याद रखना कौन सा दिन है? 28 जनवरी। पीएनबी के को फाउंडर भी थे। मेरा आपसे घर का क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा बड़ा नेता, ठीक है, कौन सा हमारा जो बेसिकली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा मराठा एंड केसरी, बाल गंगाधर तिलक के थे। तो मुझे बताना लाला लाजपत राय के कौन कौन से न्यूज़पेपर चला करते थे। ये आपका घर का क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आज की डेट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, अब चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। IWAI सेट्स अप न्यू रीजनल ऑफिस एट वाराणसी। अब आप कहोगे सर ये IWAI क्या है? क्या मेरे काम की चीज है? बिल्कुल मेरे काम की चीज है। देखो, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूं ना, तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है इंडियन ज्योग्राफी में जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना। जैसे मान लो मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, तो मैं बस स्टैंड पे गया, बस में बैठा, तो कौन सा हो गया? रोड ट्रांसपोर्टेशन। और फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या बने हैं? नेशनल हाईवेज बने हैं। तो हमें नेशनल हाईवेज पढ़ने होते हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है ना, कौन सा बिजिएस्ट है, ये सब हम पढ़ते रहते हैं। अगर मान लो मुझे पानी के रास्ते से जाना है तो मैं किसी पोर्ट पर जाऊंगा और वहां से बैठ के चला जाऊंगा। तो पोर्ट कितने हैं? टोटल 200 प्लस पोर्ट हैं। 13 इंटरनेशनल है, बाकी नेशनल है, हम पढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना। नेचुरली सबसे बड़ा कौन है? तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो ये बहुत सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं। ऐसे मान लो मुझे हवाई सफर करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली से बैठा जयपुर पहुंच गया, जयपुर से बैठा चंडीगढ़ पहुंच गया। ऐसे ही हमारे यहाँ पर याद रखना, हमारी जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, उनके थ्रू क्या बना रखे हमने? इनलैंड वाटरवेज बना रखे हैं ना। बात समझ में आ रही है? जैसे गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा पे बना हुआ है, ऐसे ही याद रखना हमारे इंडिया में लगभग 116 अप्रोक्सीमेटली 116-115 इनलैंड वाटरवेज बने हैं, जो कि इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 के बाद से बनाए गए थे। याद रखना, इनलैंड वाटरवेज एक्ट जो आया था दोबारा से 2016, इसमें लगभग 111 नए बनाए गए थे। पहले कितने नहीं थे? 4-5 ही थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर रिवर्स के थ्रू, पानी के थ्रू अगर मुझे कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हम उसे इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। समझ गए? अब मैंने कहा कि ये एक्ट कब आया था, तो सिंपल समझना, जो ओरिजिनल अगर पूछे सबसे पहली बार, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1986। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना नोएडा, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। आई थिंक आपको मिनिस्टर का नाम भी पता होगा, नहीं पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एक्ट कब आया था? 1985 में। बना कब था? 1986 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में, ठीक है। काम क्या करता है? आई थिंक समझ गए होगे। टू रिड्यूस द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज 14500 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवेज विच अकाउंट फॉर जस्ट 2% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके थ्रू क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना। देखो, जैसे नेशनल वाटरवेज 1 बना हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम कहा जाता है। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे। इट स्ट्रेचेज 1620 किलोमीटर फ्रॉम हल्दिया इन वेस्ट बंगाल टू इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश।
दूसरा है नेशनल वाटरवे 2, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं नेशनल वाटरवेज भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर विच इज नेविगेबल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ इन इंडिया। द नेशनल वाटरवे सादिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर एक्ट 1988 डिक्लेयर्ड द स्ट्रेच फ्रॉम धुबरी टू सादिया एज नेशनल वाटरवे नंबर 2। और नेशनल वाटरवे नंबर 3 कौन सा है, तो ऑल्सो नोन एज द वेस्ट कोस्ट कैनाल। दिस इज 205 किलोमीटर लॉन्ग इनलैंड नेविगेशनल रूट इन केरला। इट रन्स फ्रॉम कोल्लम टू कोट्टापुरम, ठीक है। 3 ये हैं जो पहले बने थे, उसके बाद 111 नए बना दिए गए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सिंपल से याद रखना। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसका रीजनल ऑफिस अभी कहाँ बन गया, वाराणसी। तो 2-4 बातें जस्ट याद रखनी है, ठीक है। जैसे जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए गए वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया में। इंटर मॉडल टर्मिनल बनाए गए कालूघाट, ठीक है। फरक्का वेस्ट बंगाल में। ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, तो आप बस याद रखना कब बना था, क्या काम करता। हाँ, ऐसी भी कोई अथॉरिटी हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया चाइना टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स इश्यूज वीजास। देखो, आपने देखा होगा इंडिया चाइना लड़ते रहते हैं हमेशा ना, वो लड़ते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा इनके बीच की बाउंड्री, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन है ना, इंडिया और चाइना, ठीक है। बेसिक बातें आई थिंक आपको पता होगा। दोनों के बीच की बाउंड्री का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। हम कहते हैं कि ये लाइन है, बट चाइना क्लेम करता है कि ये नहीं है। चाइना कहता है LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहता है कि ये कितनी है, लगभग 2000 किलोमीटर। तो जो हमारा 1962 वाली जो वॉर हुई थी इंडो चाइना, जिसके अंदर हमने पहली बार इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, पंडित नेहरू के टाइम पर, उस टाइम पर इन्होंने क्या किया था, जो रीजन कैप्चर कर लिया था अक्साई चीन वाला, वहां पर एक नई बाउंड्री ड्रॉ कर दी, जिसको कह दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वो कहते हैं कि वो हम इसको मानते हैं, हम कहते हैं इसको मानते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पंचशील एग्रीमेंट हमने किए थे 1954 में, है ना, जिसमें हमने क्या कहा था, कि हम 5 बातों के ऊपर बातें करेंगे, यानी कि मिलजुल कर चलेंगे। लेकिन बाद में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी दिए गए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, 1962 में चाइना ने कर दिया अटैक, और उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई एक साइड रखा रह गया। अब ये कभी डोकलाम में, कभी कहीं मुद्दा चलता रहता है। कभी चाइना कहता है कि तिब्बत मेरा है, कभी चाइना कहता है ताइवान मेरा है, जैसे इंडिया कहता है कि अब जम्मू कश्मीर मेरा है, जबकि है ही मेरा, है ना, है ही हमारा। तो अभी क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, वो चेंज हो रही है। जब से ट्रंप वहां पे आया है, तो ट्रंप का डायरेक्ट दुश्मन कौन है, चाइना। आप जानते हो भली बात ही। यही वजह थी कि चाइना और रशिया भी दोनों साथ साथ हो रहे थे पिछले 2-3 साल से। अब अगर इनको ट्रंप को, यानी कि ट्रंप से मतलब नहीं है, इनको मतलब है डॉलर से, करेंसी से। तो अगर इनको डॉलर को कमजोर करना है, तो इनको अपनी करेंसी को स्टेबल करना होगा, जिसका नाम रखा था ब्रिक करेंसी। ब्रिक्स नेशनों की ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात हुई थी, जिस वजह से ट्रंप ने कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये सारे देश पास भी आ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि चाहे इनकी कितनी लड़ाइयां हो, अगर इनको काउंटर करना है अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देश को, पावरफुल कंट्री को, तो इन्हें साथ में रहना पड़ेगा, चाहे इनके कितने भी मुद्दे चल रहे हो, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हो। तो बस उसी को कंटिन्यू करने के लिए चाइना के साथ हमारी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, ठीक है। हमारे को वीजा वगैरह इशू कर दिए इसने, ठीक है। आप समझ गए होंगे, 4-5 बातें फैक्चुअल हैं, कौन सी बाउंड्री है, क्या मैटर है, ठीक है। और काफी बारी न्यूज में आता भी रहता है, 2-4 बातें हम देख लेते हैं, ठीक है। टू रिबिल्ड ट्रस्ट ऑन LAC, ये करना चाहते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई। मानसरोवर यात्रा आपने सुना होगा, मानसरोवर जो यात्रा है तिब्बत में पड़ता है मानसरोवर, तो वो ब्लॉक था, उसको शुरू कर दिया। आपने देखा होगा तिब्बत का जो वहां का दलाई लामा है वो इंडिया में रहते हैं। तो अब चाइना चाहता है, चाइना की अभी कुछ दिन पहले इंडिया से मीटिंग भी हुई थी, याद रखना, जिसमें इंडिया ने SCO की जो मीटिंग थी ना, आपने पढ़ा होगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट SCO वाज फॉर्म्ड इन 2001, याद रखना 2001 में बना था SCO, ठीक है। मुझे बताना SCO का हेडक्वार्टर कहां पे है, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पैसेज आ जाता है, ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे फैक्ट जरूर याद रखने हैं, ठीक है। अब मैंने कहा SCO क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बना कब था, 2001 में। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था, तो याद रखना इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ज्वाइंड SCO इन 2017। तो
अगला जो 2025 का एससीओ है वो चाइना में होने वाला है, ठीक है। और एससीओ में टोटल कितने देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने देश हैं टोटल, 8 कंट्री हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, क्या इसके अंदर कुछ कंट्रीज बढ़ी हैं, क्या इसमें कुछ कंट्रीज कम हुई हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि 2 कंट्री इसमें नहीं जुड़ चुकी हैं, ठीक है। पहले ये 8 हुआ करता था, देन ये 9 हुए, देन अभी कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, ठीक है। तो आप बताना कौन कौन सी कंट्रीज उसमें नई ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया का टारगेट ईयर कौन सा है, 2047। हम चाहते हैं कि हम 2047 तक क्या बन जाएंगे, हम सुपर पावर बन जाएंगे, बेसिकली हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, देखो आज के दिन आपने सुना होगा सीबीएम का नाम है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो यूरोपियन यूनियन ने इंप्लीमेंट किया था। और यूरोपियन यूनियन ने कहा था 1 जनवरी 2026 से वो उन सभी देशों के ऊपर सीबीएम लगा देगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स मैकेनिज्म, जो अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें अगर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा कार्बन का एमिशन करते हैं तो दे हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा। अब इंडिया कहां से बना लेगा, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो हमें डिपेंड होना पड़ता है चाइना जैसे बड़े देशों पर। तो चाइना पर डिपेंड होना है तो चाइना भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड होगा, तो हम उसके साथ भाईचारे की नीति अपनाना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली बात यही है कि हमें पावरफुल भी बनना है, हमें डेवलप्ड भी बनना है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम 90% जो लिथियम आयन का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, लिथियम बैटरीज चाइना बनाता है, तो हमें उससे लेनी पड़ती है। तो हम रिश्ते अच्छे रखेंगे तो कम टैक्स पर मिलेगा, तो इंडिया कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज अगर मान लो इंडिया चाइना और ताइवान के उस मुद्दे पर कह दे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं नहीं मानता ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना, देन पाकिस्तान चाइना क्या कहेगा, तो मैं भी नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, वो कहेगा मैं भी उसको पाकिस्तान का मानता हूं। तो हम उसका ताइवान पे हेल्प करेंगे तो वो हमारी पाकिस्तान में हेल्प करेगा, बात समझ में आ रही, जम्मू कश्मीर में। तो हम एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उन्हीं सब चीजों को कंटिन्यू करने के चक्कर में, समझ में आ रही है ना बातें, ये सारा का सारा मैटर हो रहा है। हालांकि किसी का कोई ट्रस्ट नहीं है, कल को फिर ये कुछ अटैक कर दे, बाद की बातें हैं, ठीक है। ये लोग चाहते हैं तुम मानसरोवर जाओ, है ना, ये लोग चाहते हैं कैलाश पर्वत पर जाओ, ठीक है, वहां पर घूमो फिरो, ठीक है, पूजा करो, जो करना है करो, पीपल टू पीपल एक्सचेंज चाहते हैं, लोगों का मेल मिलाप हो, है ना, कल्चरल एक्सचेंज हो चीजें, ठीक है। समझ में आ रही ना, घुलेंगे मिलेंगे तो लोग क्या होगा, उनके बीच में क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो रिलेशंस अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे। हाइड्रोलॉजिकल डाटा एंड ट्रांस बॉर्डर रिवर्स का पूरा डाटा देना होगा, जैसे ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, वो इंडिया में आ रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि चाइना ब्रह्मपुत्र पे कितने डैम बना के बैठा है, कितनी नहरें बना के बैठा है, डाटा ही नहीं है मेरे पास। तो एक जो रिवर फ्लो कर रही है उसका पूरा क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर मुद्दे के अंदर। हालांकि आप मन में सोच रहे होंगे ऐसा चाइना नहीं करने वाला है ना, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारी की सारी बातें इन दोनों ने मिलकर डिस्कस की हैं, तो ये न्यूज में 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, आती रहती है ये न्यूज़ें, ठीक है। उत्तराखंड अडोप्ट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्चेस पोर्टल। देखो व्हाट इज यूसीसी, समझना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने 2 सबसे बड़ी चीजें थी, एक था फंडामेंटल राइट और एक था डीपीएसपी। समझना बहुत गहराई से। फंडामेंटल राइट कितने मेरे पास, 6, पहले थे 7, ठीक है। तो एक माइनस हो गया, और जो माइनस हुआ तो वो कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कई बार हमने पढ़ा है। ये पहले हुआ करता था आर्टिकल 31 में, इसको हटाकर हमने आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया, और राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट माय फंडामेंटल राइट टुडे, ठीक है। ये कि डीपीएसपी कहां से कहां तक है, तो डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं 36 से और कहां तक जाते हैं, आर्टिकल 51 तक। तो कहा गया जो लोगों का राइट है, जो उनसे नहीं छीन सकता, जिसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, रिट रिलीज कर सकता है, उन चीजों को फंडामेंटल राइट में डाल दो। जैसे राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर बाय द लॉ, ठीक है, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी बैन होनी चाहिए, एंड ऑफ द टाइटल्स, ये बहुत सारी चीजें डाल दी गई, ठीक है। चाइल्ड लेबर बैन, राइट टू लीव, ये पढ़ा है हमने बहुत बार। फिर कहा गया वो चीजें
जो होनी तो चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कंप्लीटली स्टेट के ऊपर कि स्टेट अपने वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करे तो करे, ना करे तो ना करे। मतलब वो चीजें जरूरी भी हैं बट एट द मोमेंट जरूरी नहीं है। अगर जबरदस्ती उनको दे दी गई तो दंगे भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उन चीजों को डीपीएसपी में डाल दिया। इसीलिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि डीपीएसपी में जो चीजें लिखी हैं, दोज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जरूरी नहीं है वो होनी चाहिए, ऐसी बात आर्टिकल 37 में लिखी है। ठीक है, अब कहा गया यूसीसी। तो यूसीसी बेसिकली डीपीएसपी का पार्ट है। चाहते तो एफआर में डाल सकते थे, लेकिन नहीं, स्टेट की मर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि भारत एक, मैं कह सकता हूं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कल्चर वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हम सभी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? लेकिन कहा गया कि यार एक देश एक रूल होना चाहिए। बात तो सही है। अगर मान लो मैं हिंदू हूं और मैंने कुछ क्राइम किया या मैंने शादी की, तो ऐसा क्यों है कि मैं हिंदू हूं तो एक ही शादी करूं और मैं मुसलमान हूं तो 4 शादी करूं? बराबर होना चाहिए ना रूल। पहले क्या था कि जो मुस्लिम वुमेन थी उसको तलाक चाहिए होता था, समझना, मुद्दा यहीं से उठा था पूरा, है ना। उसके बाद ये चीजें आज आखिर यहाँ पहुंची है। हुआ क्या था, मान लो किसी मुस्लिम वुमेन को तलाक लेना, पहले समझना यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, एक्सेप्ट एसटी शेड्यूल ट्राइब में ये लागू नहीं है। आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का। इसमें लिखा है स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू सिक्योर ए यूसीसी फॉर सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। हालांकि हर स्टेट करे ना करे वो स्टेट की मर्जी, मैंने कहा। ठीक है, सबसे पहली बार ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1835 में। थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा समझना, उस रिपोर्ट को कहा गया था लैक्सी लूसी रिपोर्ट। ठीक है, लैक्सी लूसी रिपोर्ट 1840 में आती है। 1835 में एक कमीशन बनाया जाता है। वो कहता है कि भारत में क्या होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए। सभी देश के लोगों के लिए एक कोड होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, बेसिकली ऐसा होना चाहिए, रूल एक होना चाहिए। ठीक है, फिर 1941 में एक कमेटी बनी थी, याद रखना, BN राव कमेटी। आई होप आप इनसे रूबरू होंगे, जानते होंगे, बेनेगल नरसिंह रामा राव। ठीक है, जो ICJ में, हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले जज भी बने थे। ठीक है, फिर आता है कौन सा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। अब देखो यूसीसी होने से क्या होगा, इट विल प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, अभी मैं समझाऊंगा ना। यूनिफाइज पर्सनल लॉज, ठीक है, स्ट्रेंथन पर्सनल लॉज, ठीक है, कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये इसका नुकसान है। पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, ये इसका नुकसान है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, इसका नुकसान है। मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है। हमारे यहाँ पर देखा होगा, एक है वो कहता है कि हिंदू मुस्लिम करते रहता है, एक है वो कहता है जाति 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 जाति, है ना। तो बेसिकली कोई इन मुद्दों पर नहीं ध्यान देने वाला, है ना। एक जगह पर वो कहेंगे यूसीसी होना चाहिए, एक जगह पर वो कहेंगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से नहीं होने पर वोट मिलने वाला है, वहां से होने पर मिलने वाला है। तो बहुत भयंकर मुद्दा बन जाएगा पॉलिटिकल, है ना। तो इसलिए भी ये पूरे देश में लागू होना पॉसिबल नहीं है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके नुकसान है, ये उसके कुछ बेनिफिट है। अब समझना मुद्दा है क्या। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे मैंने कहा कि तलाक का मैटर आता है। ठीक है, तलाक तो मुस्लिम्स में क्या होता है, ट्रिपल तलाक, है ना, तलाक तलाक तलाक। अब मान लो कोई हस्बैंड है और कोई वाइफ है। ठीक है, अगर हिंदू है और हस्बैंड को वाइफ से तलाक चाहिए, वाइफ को हस्बैंड से तलाक चाहिए, तो एक पूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद उनको इजीली तलाक दे दिया जाता है, बाद में उनका सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन मुस्लिम्स में क्या था कि मान लो कोई हस्बैंड है और कोई वाइफ है। इस हस्बैंड को सुबह सुबह वाइफ ने चाय बनाई और उसको चाय में चीनी चायपत्ती जो भी था अच्छा पसंद नहीं लगा, और उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक, किसी मैटर पे, चाहे मैसेज कर दिया, चाहे व्हाट्सएप पे कर दिया, चाहे बोल दिया, कह दिया, तो समझो तलाक हो गया। अब अगर मान लो उस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो गया कि यार मुझे नहीं कहना चाहिए था, अब वो उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता। अब क्या करना होगा उससे दोबारा शादी करने के लिए, वो जो लड़की थी उस लड़की को किसी दूसरे आदमी से शादी करनी होगी। देन शादी मतलब रियल वाली शादी, है ना। शादी के बाद वो बंदा जब उसको तलाक देगा, देन वो वापस पहले वाले बंदे की वाइफ बन सकती है। तो एक बात समझना, किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वुमेन का हो रहा है ना। उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना। हस्बैंड ने 3 बार तलाक 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 बोल दिया, उसका तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया, तो वो क्यों भुगते।
तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ा मैटर था, ठीक होना चाहिए था। लेकिन याद रखना, हिंदू मैरिज लॉज अलग हैं, मुस्लिम जो फैमिली लॉज है वो अलग हैं, तो वो सारे अपने अपने तरीके से चलते हैं। यूसीसी पूरे भारत में हो नहीं सकता था। तो एक केस आता है, याद रखना, शाहबानो केस। कौन सा केस था? शाहबानो केस। शायद मैंने इसके ऊपर MIT भी डाल रखी है, आप क्लैटपैप के यूट्यूब चैनल पर जाना, और ये पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप, मैं बबलू जी से कहकर उसके अंदर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप उसको जाकर उस वीडियो को भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसमें पूरा हमने आधे एक घंटे तक UCC ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो जरूर देख लेना। अब मैंने कहा एक केस होता है शाहबानो केस 1985। उसका हस्बैंड जो था ना शाहबानो का, वो भी कौन था? मोहम्मद अहमद खान, वो लॉयर था। वो उससे तलाक ले लेता है, और तलाक लेने के बाद उसको मेंटेनेंस का पैसा नहीं देता है, तो वो कर देती है केस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि भाई अगर तुमने तलाक लिया है तो उस वुमेन को तुम्हें क्या देना होगा? मेंटेनेंस देना होगा, उसको रहने खाने का पैसा देना होगा, क्योंकि तुमने तो छोड़ दिया उसे। बात समझ में आ रही है? तो पहली बार शाहबानो केस से हाईलाइट होता है पूरा मुद्दा। फिर जरूरत आन पड़ती है किसकी? UCC होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं में तो ऐसा नहीं है, आप एक शादी कर लो छोड़कर दिखा दो, है ना? समझ में आ रही बात? वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर हाँ हो सकता है। तो हुआ क्या? ये हुआ केस। फिर आया कौन सा? सरला मुदगल। सरला मुदगल 1995 का केस है, याद रखना, नाम से समझ में आ रहा होगा, एक हिंदू नाम है। होता क्या है, इसके एक हस्बैंड होता है, मतलब हस्बैंड होता है वो, देखो मुस्लिम्स 4 शादियां कर सकते हैं मिनिमम, हिंदू 1 कर सकता है। इसको दूसरी शादी करनी थी इसके हस्बैंड को। इसने सोचा कि मैं मुस्लिम बन जाता हूं, और मुस्लिम बनने के बाद मैं क्या करूंगा? एक और शादी कर लूंगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट बोला, अरे यार ये पंगा है, अगर ऐसा होने लगा तो पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने लोग होंगे, वो 2 शादियां 3 शादियां करने के चक्कर में तो रिलीजन ही बदल लेंगे। तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी बन जाएगा, माइनॉरिटी मेजोरिटी बन जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल वाले केस में कहा कि अगर भाई किसी को रिलीजन कन्वर्जन करना है, और अगर वो हिंदू से मुस्लिम बन रहा है तो बन जाए, बट जो भी रूल्स उनके अकॉर्डिंग, बट शादी वो एक ही कर पाएगा, ताकि कन्वर्जन को भी रोका जाए, और जिस चक्कर में तुम कन्वर्जन कर रहे थे उसको भी रोका जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला केस था। फिर 2017 के अंदर, 2017 के अंदर एक केस होता है, याद रखना, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो ट्रिपल तलाक था उसको क्या कर देता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो याद रखना, इन 2017 इन सायरा बानोज केस, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड और नल। अब मुस्लिम्स भी उसी तरीके से तलाक ले पाएंगे जैसे हिंदू लेते हैं भारत में। तो इससे क्या होगा? वुमेन की लाइफ ठीक होगी, बात समझ में आ रही है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और सारी की सारी चीजें सही तरीके से चलती रहेंगी जैसे होनी चाहिए एक्चुअल में। समझ में आ रही बात? ऐसे मैंने कहा अडोप्शन के केसेस में भी ऐसा नहीं है, किसी महिला को बच्चा अडॉप्ट करना तो इजीली कर लेती है, किसी पुरुष को करना है, मेल को करना है तो कर नहीं पाता है बेचारा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीजें थी, उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब देखो, हिंदू मुस्लिम आप क्रॉस मैरिज नहीं कर सकते, तो लाया गया कौन सा? स्पेशल मैरिज एक्ट, है ना, 1954, कि जो रिलीजियस हिंदू के हिसाब से करेगा, मुस्लिम से। अब कोई हिंदू मुस्लिम अगर शादी करना चाहता है तो वो कहां जाए? ना तो हिंदू लॉज उसको अलाउ करेंगे, ना मुस्लिम लॉज करेंगे, तो वो सीधा स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जाए, 1954 में जो आया था, शादी कर ले। समझ गए? तो अब क्या ये भारत में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था? तो याद रखना, फर्स्ट स्टेट वाज गोवा। गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया था किसको? UCC को। और कब किया था इसने? याद रखना, 1867 में, ठीक है, 1867 के आसपास। और आजादी के बाद कौन सा बन गया? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा बन गया? उत्तराखंड। तो लास्ट ईयर ये बातें हो रही थी, बिल पास हो गया था, लागू नहीं हुआ था, अब ये लागू हो गया है, तो ये न्यूज में आ गया है, और धीरे धीरे पूरे भारत में लागू करने की बातें हो रही हैं। अगर लागू होती हैं तो क्या दिक्कत होती है, मैंने समझा दिया। लागू होता है तो क्या बेनिफिट होंगे, वो भी मैंने समझा दिया। तो अच्छे से आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस UCC के वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस के बाद कि नो नीड फॉर द UCC टू इंप्लीमेंट इन होल नेशन बट अमेंड एग्जिस्टिंग लॉज। उन्होंने कहा था जरूरी नहीं है पूरे भारत में लाए, पहले वाले लॉज को अमेंड कर दो तो अच्छा रहेगा, यानी कि रिलीजियस लॉज को, ठीक है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
टाइगर दैट किल्ड वुमेन फाउंड डेड इन केरला's वायनाड। ये पूरी आपकी एनवायरनमेंट की न्यूज है, सिंपल याद रखना, ठीक है। किसके बारे में? टाइगर रिजर्व के बारे में। तो एक टाइगर रिजर्व में एक शेर मारा, जो टाइगर था बेसिकली वो डेड पाया गया, ठीक है। तो आपको पता होगा 2022 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग भारत में 3167 टाइगर्स थे, ठीक है। अब तो ज्यादा हो चुके हैं, तो याद रखना ऑफिशियल डाटा ही हमारे पास नया अपडेटेड होकर आएगा तो हम पढ़ लेंगे उसके, ठीक है। 2024 का आएगा, अभी आने वाला है, ठीक है। याद रखना टाइगर रिजर्व किस लिए बनाए गए थे? टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, ठीक है। कितने भारत में, मुझे कमेंट करके बताना लास्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट कौन सा बना है उसका नाम मुझे आप बताओगे। एक्ट कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब आया था? 1972। और इसके साथ क्या स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो ये आया था 1973 में, ठीक है। अब मुझे बताना किस दिन को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। आई होप 29 ऑफ द जुलाई है, एक बार चेक करके मुझे बताना जरूर। चलते हैं नेक्स्ट। कंपनीज फ्रॉम मोर देन 15 कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन बेंगलुरु एरो इंडिया शो। देखो समझना, अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी देखनी है ना तो बेंगलोर चले जाओ, हब है वो टेक्नोलॉजी का, है ना। जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी जो होती है डेवलप होती है सारी वहीं पर होती है ना, अब जानते हो इस चीज को। तो हालांकि वहां पर तुम्हें कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, है ना, वो बाद की बात है, जो बेटर चल रहा है न्यूज में पढ़ेंगे उसको भी कभी। अब मैंने कहा कि वहां पर क्या हो रहा है? एरो इंडिया शो हो रहा है, सिंपल याद रखना, एरो इंडिया शो हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज का एग्जीबिशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? टॉप एग्जीबिटर कौन है? फ्रांस, ठीक है। जो कि 35 जो एग्जीबिटर उसमें लेकर आया है। उसके बाद यूएस से 27 के साथ, जर्मनी 22 के साथ। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा याद रखना। टोटल 15 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस बार उम्मीद है कि इंडिया में हम यानी कि भारत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको MRFA कहा गया था, MRFA की क्या कर सकता है? डील कर सकता है, ठीक है। जैसे समझना पिछली बार जो हुआ था 2023 में, उसमें 100 कंट्रीज ने लगभग पार्टिसिपेट किया था और उसमें इंडिया ने लगभग 75,000 करोड़ रुपए का क्या किया था? इन्वेस्टमेंट क्या किया था, या पार्टनरशिप जो थी दूसरे देशों के साथ वो फाइनलाइज की थी। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजीज को हमें जानने का मौका मिलता है। हमारे जो यहाँ की कंपनीज है वो उनके साथ क्या करती हैं? MOUs कर लेती हैं, उनके साथ मिलकर क्या करती हैं? नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो इसके लिए क्या करवाते हैं हर साल? एरो इंडिया। पिछली बार कब हुआ था? 2023 में। इस बार कब हो रहा है? अभी होने वाला है फरवरी के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी। अच्छा एक बात समझना, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि इंजूरियस टू हेल्थ प्रोडक्ट शुड बी बैंड? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो प्रोडक्ट है वो बैन होने चाहिए। तो आप कहोगे सर बहुत बार हमने पढ़ा है, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स का एक आर्टिकल है जो कि DPSP का 47 नंबर का आर्टिकल है, जो कहता है कि ऐसे प्रोडक्ट बैन होने चाहिए, हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मैंने कहा कौन सा स्टेट है जिसमें अल्कोहल बैन है? मैं सीधा इस मुद्दे पर ही आ जाता हूं, है ना। कौन से स्टेट में अल्कोहल दारू बैन है? तो आप कहोगे सर एक तो आपका गुजरात है जहां पर बैन है, और दूसरा कौन सा है आपका? बिहार, है ना। मैं एक दिन एक जगह पढ़ रहा था कि गुजरात में दारू बैन है, लेकिन वहां पर खाई जाने वाली हर चीज कैसी है? जैसे कि होनी चाहिए दारू के साथ, है ना। वो बाद की बातें, वो जस्ट जोक्स अपार्ट, है ना। अब समझना सिंपल सा, गुजरात एंड बिहार बैन होना चाहिए, समझ गए। अब मैं आ जाता हूं एक दूसरे मुद्दे के ऊपर, इसको करके साफ समझना मैटर क्या है। क्या आप लोगों ने होम्योपैथी का नाम सुना है क्या? एक होती है एलोपैथी, गए इंजेक्शन दिया गोली दी ठीक हो गए। एक होता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में टिंक्चर दिए जाते हैं, और जो टिंक्चर होता है ना बेसिकली उसमें अल्कोहल होती है, और वो अल्कोहल मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होती है, वो वाली अल्कोहल होती है। अब मैंने कहा कि अगर आप एक होम्योपैथी का टिंक्चर लेते हो तो उसमें लगभग 12% अल्कोहल होती है, समझना इस बात को, 12% अल्कोहल होती है, ठीक है। और अगर आप एक इंडिया में जो भी बियर मिलती है, जो भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बियर मिलती है, ठीक है, चाहे आप कोई से भी पी लो, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल 1-2 नाम सुन रखे हैं, जैसे बडवाइजर, कुछ भी,
तुमने कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर पीना तो 7% अल्कोहल तुम्हें उसमें मिलेगा, ज्यादा नहीं है। लेकिन उस होम्योपैथी मेडिसिन के टिंचर में 12% अल्कोहल है। तो आपको पता है एक बात, बिहार और गुजरात जैसे स्टेट में लोग अल्कोहल का नशा करने के लिए होम्योपैथी की दवाइयां ले रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि उसमें दारू है, उनको नशा चाहिए, और स्टेट ड्राई स्टेट बन चुका है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल इसने लिखा है कि गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी, मतलब उस होम्योपैथी का पर्पज ये था कि मुझे ठीक होना है, मेरा इलाज होना है, लेकिन जिस स्टेट में दारू बैन है आर्टिकल 47 के अंडर में, वहां के लोग उसको एज ए कह सकता हूं कि ड्रग यूज कर रहे हैं। तो क्या सरकार को इसको पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अब मैं तुम्हें मैटर समझाता हूं पूरा, जो इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती। समझना पूरे मैटर को। केस है सुप्रीम कोर्ट का, भगवती मेडिकल हॉल वर्सेस सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड अदर्स का, हैज हाईलाइटेड द रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ हजार्ड्स पोज्ड बाय अल्कोहलिक टिंचर्स सोल्ड एज होम्योपैथिक रेमेडीज। अब मुझे ड्रग लेने की आदत है मान लो, और मुझे चाहिए शराब, और मैं रहता हूं बिहार में, मुझे शराब मिलती नहीं है, तो मैं जाऊंगा होम्योपैथी की कोई भी दवा खरीद लाऊंगा, चाहे मुझे बीमारी है नहीं है, मैं नशा कर रहा हूं। वो अल्कोहल तो मेरे शरीर को खराब कर ही रहा है बेसिकली, क्योंकि मैं बीमार तो हूं नहीं, और साथ ही साथ में मुझे कोई और भी दिक्कत हो सकती है। तो इस केस में एक चीज हाईलाइट होकर आई, समझना। देखो दिक्कत क्या है, मैं वो समझा देता हूं। मेडिसिनल अल्कोहल जो होती है ना, देखो अल्कोहल के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मैटर स्टेट के पास दे रखा है। भाई स्टेट तुम जितना कमाना चाहते हो कमाओ। इसलिए आपने देखा होगा हरियाणा में बहुत सस्ती शराब मिलती है, कहीं बहुत महंगी शराब मिलती है ना। लेकिन जो अल्कोहल मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होती है ना, उसके ऊपर पहले 4% क्या था, टैक्स था। समझना बहुत अच्छे से इस चीज को, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले मेडिसिनल अल्कोहल पे 4% टैक्स था, किसके अंडर में, तो अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। अब मैंने कहा अब ये कितना हो गया, 18%। अब आप जानते हो आप अपनी निर्मला जी को, निर्मला जी ने कहा अच्छा 4% ही दे रहे हो, 18% दो, उसने 18% कर दिया। समझना 18% टैक्स हो गया, महंगी हो गई दवाई, टिंचर महंगे हो गए, ठीक है, जिसमें भी दवाई में दारू यूज होती है महंगी हो गई, ठीक है। अब समझना एक एक्ट आया था, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, इट रेगुलेट्स रेस्ट्रिक्टिंग स्टेट रोल इन होम्योपैथिक मेडिसिन। समझना इस एक्ट से, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, ये आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में, स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर एक एक्ट था, फिर एक बात आती है, ड्रग फॉल्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहां पर 3 लिस्ट होती है ना, एक होता है यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन की जिम्मेदारी है कि वो उसमें कुछ भी कर सकता है, चीजों के ऊपर काम कर सकता है, यूनियन लिस्ट पढ़ा है हमने। एक होता है स्टेट लिस्ट, स्टेट के अंडर में आता है सारा। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और ये तीनों की तीन चीजें कहां लिखी है, तो हमारे शेड्यूल नंबर 7 में लिखी है ना, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट बेसिकली। अब देखो ड्रग्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, यानी कि स्टेट भी इसमें काम करेगा और सेंटर भी, दोनों। ये जो एक्ट है ये कहता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी ना, उसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो एक बात बताओ, दारू कॉन्करेंट में है, वाइन अल्कोहल कॉन्करेंट में है, लेकिन होम्योपैथी की मेडिसिन अगर तुम बना रहे हो तो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी, कभी आपने सुना है कि कोई बीमार हो गया, उसे पैरासीटामोल चाहिए डोलो 650, तो एक स्टेट में डोलो 650 बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, 2 दवाई में तुम ठीक हो जाओगे। एक स्टेट में डोलो 650 की जो दवाई है ना बहुत महंगी मिलती है, लेकिन उसका असर भी कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, जो अथॉरिटीज है ना, वो डिवाइडेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो या तो ऐसा कर देना चाहिए कि अल्कोहल को स्टेट को दे दो और मेडिसिनल अल्कोहल को, और जो आपकी ड्रिंकिंग अल्कोहल है वो सेंटर को दे दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें स्टेट, होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेट क्या कर रहा है, जो आपकी अल्कोहल है उसके अंदर जो मेडिसिन जो बनाने वाले हैं उनको यूज नहीं करने दे रहा। तो हो सकता है कि सेंटर वाले फर्जी मेडिसिन, फर्जी अल्कोहल मिलाकर दवाई बना दें। बात समझ में आ रही है? मुद्दा पहले भी आया था, एक बार हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था लास्ट ईयर। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में इस आर्टिकल में कहने का मतलब यही है
कि हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल होना चाहिए, उसका डिसाइड होना चाहिए। वो मैटर या तो सेंटर के पास होना चाहिए, स्टेट के पास होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और गुजरात और बिहार जैसे स्टेट में इसका मिसयूज भी उठाया जा रहा है। ठीक है, बस 2-4 बातें याद रखना, फिर दोबारा कुछ इसमें अमेंडमेंट होगा तो हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। चलते नेक्स्ट, द यूनियन बजट एज ए टर्निंग पॉइंट फॉर क्लाइमेट एक्शन। आपको पता होगा हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है वो कौन से ईयर का लेकर बैठे हैं हम लोग कि भाई हमें 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। वर्ल्ड का टारगेट ईयर कौन सा है, तो 2050 इज द टारगेट ईयर फॉर वर्ल्ड। अब मुझे ये हो जाना है, लेकिन मैंने अपना इंट्रीम नेट जीरो का टारगेट ईयर रखा है 2030 एंड 2030 आने में बस 5 साल बचे हैं। तो इस बार का जो बजट आने वाला है, उस बजट आपको पता है 1 फरवरी को बजट आता है, आने वाली है 4-5 दिन है, तीन ही दिन है। तो बजट में हो सकता है कि इस बार सरकार किसके ऊपर ध्यान दे, क्लाइमेट एक्शन पे। तो आपको, मुझे लगता है कि आपने बहुत बार पढ़ी होंगी चीजें, UNFCCC, आई होप आप जानते होंगे, 1992 में बना था, 1994 में काम में आया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हमने काफी बार पढ़ा है। आई होप ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये चीजें नहीं जानता होगा, अगर फिर भी हो तो मुझे कमेंट कर देना, अगली बार मैं समझा दूंगा। ठीक है, इस बार कहां पर हो रही है COP 29 की, तो बाकू अजरबैजान में। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 1.5 पहुंच गया, इसको कम लाना है, वरना तो पूरी अर्थ क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, वो सारे मैटर हमने पढ़े हैं। तो इस बार हमारी सरकार का बजट में टारगेट ये होना चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। तो हमें क्या करना है, ग्रीन स्कीम्स बढ़ानी है। ग्रीन स्कीम्स का मतलब जैसे PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना, जिसमें हमने 300 यूनिट तक फ्री देने की बात कही थी, है ना। अपने घर की छत के ऊपर सोलर प्लेट लगा लो, बिजली बनाओ, रिन्यूएबल पे आ गए तुम। ठीक है, हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट चलाया था। अभी भारत में 203.28 या 28 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होती है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम इसको 500 गीगावाट कर लें। ठीक है, उसके लिए हमें नई पॉलिसी लानी पड़ेगी, बजट आएगा, नई पॉलिसी आएंगी, हम इन चीजों को दोबारा से पढ़ लेंगे। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, वो 1 जनवरी से लागू होगा 2026। तो 1 जनवरी 2026 में जब तक वो लागू हो, क्योंकि हमारा यूरोपियन यूनियन से $8.22 बिलियन का ट्रेड होता है, अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं गए तो हमें इसके अंडर में उन देशों को, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, है ना, उन 27 कंट्रीज में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे लिमिट से कम कार्बन का एमिशन करना होगा, और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे क्या देना होगा, CBM देना होगा। तो उससे भी अगर मुझे बचना है तो मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, क्लाइमेट के ऊपर होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बजट आने वाला है 2-4 दिन में, हम उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। तो मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूं, ठीक है, कि बजट क्या होता है क्या नहीं होता है, हम उस दिन पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी नॉट कोर्शन इन डिपोर्टेशन ऑफ द माइग्रेंट्स। देखो, आपने पढ़ा होगा कि जब से ट्रम्प साहब बने हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, 47th, तब से उन्होंने नई नई स्कीमें ला दी है ना। आपने नायक मूवी देखी अनिल कपूर वाली, है ना, बस ऐसा ही कुछ हो रहा है इस बार, है ना। अच्छा, ये ऐसा कर रहा है, जेल में डाल दो, ऐसा कर रहा है, वैसा कर दो, ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने आते ही कहा सिटीजनशिप खत्म कर दी है ना, बॉन्ड सिटीजनशिप हमने पढ़ा था वो सब, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा इलीगल माइग्रेंट्स है, इनको वापस भेजो। तो याद रखना, अब तक लगभग 80-90 फ्लाइट भर भर के लोगों को भेजा जा चुका है दूसरे देशों में, जो जहां से आकर बसे हुए थे वहां पे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अभी क्या हुआ, इन्होंने, छोटी सी न्यूज है, हालांकि ये मैटर बहुत लंबा चलेगा, ये फिर से न्यूज में चलता रहेगा, 2-3 महीने तक चलेगा जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता। बस एक छोटी सी न्यूज आ गई कि कोलंबिया के कुछ लोगों को भरकर, मैंने कहा था ना 90 फ्लाइट उड़ी थी, उसमें से 8 या 9 फ्लाइट तो कोलंबिया में उतर गई कि भाई तुम्हारे इलीगल माइग्रेंट थे, इनको ले लो। तो जो वहां के प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, तो याद रखना, कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका पसंद ही नहीं है, अमेरिका को उन्होंने भला बुरा कह दिया। गुस्से में आकर, एग्रेशन में आकर ट्रम्प साहब ने कह दिया अच्छा ऐसा है, तो तुम आज से क्या करोगे, जितना टैक्स देते हो उसका 25% ज्यादा दोगे। मतलब USA इम्पोज 25%
टैरिफ ऑन कोलंबियन प्रोडक्ट्स, कि अगर कोलंबिया का कोई प्रोडक्ट अमेरिका में बिकेगा तो 25% एक्स्ट्रा देगा, और अगर तुम्हारी हरकतें नहीं रुकी तो हम इसे 50% भी कर देंगे। जैसा उन्होंने ब्रिक्स देशों को कहा था, जब लास्ट ईयर ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर ब्रिक्स इकोनॉमी बनाने की कोशिश की थी, ब्रिक्स करेंसी बनाने की कोशिश की थी, और वो टारगेट करना चाहते थे, काउंटर करना चाहते थे डॉलर को, तो उसने कहा था मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो बस वही कुछ हो रहा है। तो वही दो चार बातें हैं, अभी ट्रम्प साहब न्यूज में बने रहेंगे तो बार बार हम इनको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Will the financial year 26 budget reverse the decline in social sector spendings? बस सिंपल सा याद रखना, अभी बजट आने वाला है, मैंने कहा उस दिन हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बजट सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं दो चार बातें समझा देता हूँ। 1860 में हु इंट्रोड्यूस्ड बजट, सबसे पहले कौन लेकर आया था, तो याद रखना जेम्स विल्सन। अब आप कहोगे सर 1860 में, बिल्कुल, क्योंकि 1857 में क्या हुई थी, रिवॉल्ट, और रिवॉल्ट होने के बाद एक एक्ट आया था, कौन सा, 1858 का एक्ट, जिसको क्या कहा गया था, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि देश के लिए बेटर गवर्नमेंट कौन चलाएगा, ब्रिटिशर्स। और हम किसके रूल के अंडर चले गए थे, क्वींस रूल, एक देश के गुलाम हो गए थे। और बजट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, क्या होती है, तुम्हारा बजट होता है। जैसे मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, 25,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो 5,000 रुपये मेरा डेफिसिट हो गया। अगर मैं बचा लेता तो मेरी सेविंग हो जाती। ये बजट होता है, आने वाला है, पढ़ लेंगे। सबसे पहली बार कब आया, 60 में आया। क्यों, क्योंकि उसके बाद हम एक देश के गुलाम हो गए थे, इसलिए तुमने पढ़ा होगा 60s में IPC आया था, क्योंकि एक देश के गुलाम हो, सजा देंगे अगर तुम गलती करोगे तो। समझ में आ रही है ना, तो ये सारी बातें वहाँ से लिंक आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री से। ठीक है, और अगर पूछे इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट, तो इंडियन कौन था पहला, तो उसका नाम याद रखना। जैसे आपसे पूछेगा सबसे पहली बार कौन, 1946, ठीक है, देन 1947, ठीक है, आपने सुना होगा एस सनमुख सेट्टी, जॉन मेथाई, ठीक है, आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। हिंदी में किसको लेकर आया था, CD देशमुख, एक ऐसा बंदा जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, ठीक है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है, आपका RBI गवर्नर भी रह चुका है, कौन, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ब्लैक बजट कहते हैं हमको किसको, 1973 को, ड्रीम बजट किसे कहते हैं, 1998 को। वो सारी बातें हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस याद रखना ये न्यूज इतना कह रहा है कि इस बार के बजट में हमें सोशल स्कीम्स पर कितना फोकस करेंगे उनका डिस्कशन हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा क्या कहता है, तुम्हें गारंटी देता है कि तुम्हें साल में 100 डेज का काम मिलेगा, गारंटीड है। काम नहीं है तो भी पैसा मिलेगा, लेकिन गारंटीड काम मिलेगा। अगर काम नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है। और ये नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए, जिनको कोई स्किल नहीं आती है। तो क्या इस बार सरकार इसमें पैसा बढ़ाएगी, क्या घटाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर इसका बजट था आई थिंक 86,000 करोड़ रुपीज, उससे पिछले साल था 59,000 करोड़ रुपीज, उससे पिछले साल था 79,000 करोड़ रुपीज। तो पहले ज्यादा था, घटाया, फिर बढ़ाया। तो क्या इन स्कीम्स में पैसा बढ़ेगा, ठीक है। समग्र शिक्षा, PM पोषण आपने सुना होगा, इसका नाम पहले था कौन सा, मिड डे मील, 1995 में आया था। 2018 में इसका नाम बदल के PM पोषण हो गया था ना, बच्चों को आंगनबाड़ी में खाना खिलाते हैं वो वाला, ठीक है। तो ये सारी स्कीम इसमें डिस्कस की हुई। IITs को कितना पैसा मिलेगा, IIM को कितना, तो बजट आएगा तो हम दोबारा से इसको पढ़ लेंगे, किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट। इज द गुलियन-बेरे सिंड्रोम लाइफ थ्रेटनिंग। देखो आपने बहुत बार सुना हो, बहुत बार तो नहीं सुना होगा, आजकल एक नई डिजीज चल रही है ना। होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मेरा इम्यून सिस्टम मुझे प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। इसलिए तुमने कोरोना में, जब कोरोना चल रहा था तो तुम लोग काढ़ा पीते थे बना बना के ना, पत्तों को घोल घोल के, ताकि तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट करे, है ना। बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवाई निकाल दी थी इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे, वो सब चलते थे। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो कि तुम्हारी इम्यूनिटी ही तुम्हारे सिस्टम को खाने लगे, तुम्हारे शरीर को खाने लगे, तो इस बीमारी में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं, वो हमारी नर्व के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में आपको क्या होता है, लोअर बॉडी पार्ट में ना, लोअर बॉडी पार्ट में हमें टिंगलिंग फील होता है। टिंगलिंग समझते हो, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है, नसें ऐसे फड़फड़ा रही हैं, ऐसा कुछ होता है, टिंगलिंग टिंगलिंग सा होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो दर्द करना शुरू कर देता है, और बाद में फिर वो अपर बॉडी में पहुंच जाता है। लेकिन ये डिजीज बहुत रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर, 1,00,000-2 लाख लोगों में से किसी एक को मिल जाए तो मिल जाए, वरना नहीं होती है। लेकिन हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों से पुणे के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना, पुणे के अंदर 73 केसेस मिले हैं, पुणे के अंदर, जिनको ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो WHO ने भी इसके ऊपर कंसर्न दिखाया है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने टीम भेजी, जाओ देखो क्या हो रहा है वहां पे।
हालांकि WHO का कहना है कि एक बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम जरूर याद रखना क्योंकि काफी न्यूज में है। उसका नाम है बैक्टीरिया कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है। बाकी डॉक्टर लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। इस बैक्टीरिया की वजह से भी ये हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। आपसे पूछ लेगा न्यूज में था क्या उसका सिम्टम है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। इसकी याद रखना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स रिलीफ की जा सकते हैं लेकिन इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये बहुत रेयर डिजीज होती है। चलते हैं नेक्स्ट। जेपीसी रिजेक्ट्स ऑल अमेंडमेंट्स टू वक्फ बिल मेड बाय अपोजिशन। वक्फ क्या होता है तो याद रखना, कोई ऐसी प्रॉपर्टी दैट इज डोनेटेड बाय मुस्लिम्स फॉर ए स्पेसिफिक रिलीजियस चैरिटेबल और प्राइवेट पर्पस। अगर कोई मुस्लिम है और वो किसी चैरिटी पर्पज से, रिलीजियस पर्पज से अगर अपनी जमीन को दान में दे देता है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी कह देते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी भगवान के नाम पर हो चुकी है, वो रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो वक्फ बोर्ड था, समझना, वो बना कब था? सबसे पहले कब बना था याद रखना, 1913 में, जिसका नाम था मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। ब्रिटिशर्स ने बनाया था क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग बनी थी। मैंने आपको स्ट्रीम समझाया था, मुस्लिम लीग बनी इसलिए थी कांग्रेस को काउंटर किया जा सके। एंटी नेशनलिस्ट मुस्लिमों को मुस्लिम लीग में डाला गया, है ना। मैंने आपको बताया था भारत पाकिस्तान के डिवीजन होने का जो बीज था वो 1906 के अंदर लॉर्ड मिंटो सेकंड ने डाल दिया था एज ए मुस्लिम लीग। उसने ढाका के नवाब को, सलीमुल्लाह खान को बुलाकर उसका माइंड वॉश किया और उसे कहा तुम भारत में जब तक सेफ हो जब तक हम चले गए तो ये हिंदू तुम्हें मार भगाएंगे, तुम एक पार्टी बना लो। पार्टी बनाने के बाद उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया, पावर दे दी। आगे चलते चलते वही मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, जिन्न बन जाता है कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरल नहीं, सेपरेट देश ही चाहिए। तो ये जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी, जानबूझकर बनाई गई थी, अंग्रेजों की एक चाल थी जिसकी वजह से आगे चल के भारत के टुकड़े भी हुए। कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं था, वो होना था एक दिन, ठीक है। अब मैंने कहा उसी वक्त क्या किया गया, एक एक्ट बनाया गया, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। आसपास की बातें अगर तुम रिलेट कर पा रहे होगे, अगर तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से। रिप्लेस्ड बाय, फिर इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। इसमें के ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर कौन सा एक्ट आता है तो याद रखना, उसके बाद सेंट्रल वक्फ एक्ट आता है 1954। फिर कौन सा आता है तो वक्फ एक्ट 1995। अभी कौन सा चल रहा है, 1995 वाला चल रहा है। इसी को क्या किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है। और अमेंड करने के लिए एक बिल आया था, उस बिल में कहा गया था कि हम क्या करेंगे, कम से कम 2 नॉन मुस्लिम लोग रखेंगे। अब कह दिया 4 रखेंगे, ठीक है। तो ये बिल अभी जस्ट चल रहा है, पास हो जाएगा, ठीक है, लागू हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी मैंने एक MIT अपलोड कर रखी है, तो मैं आपके बबलू जी से कह दूंगा इसका भी लिंक वो उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको भी जरूर देख लेना। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल था, इसके ऊपर भी पूरा क्या वक्फ प्रॉपर्टी होती है, कैसे बनी थी, कैसे नहीं बनी थी, वो उसमें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। समझ गए। अब जो नया बिल है उसमें कह रहे हैं कि इसका नाम क्या रख दो, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। होता क्या है, आपने देखा होगा जो मुस्लिम्स हैं वो क्या करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को कह देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी है। मतलब मैटर क्या है, अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाए कि वो तुम्हारी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये डॉक्यूमेंट दिखाओ कि वो प्रॉपर्टी तुमसे बिलोंग करती है। अगर वो बिलोंग नहीं करती तुमसे तो ऑटोमेटिकली वक्फ की हो चुकी है। ऐसे कुछ लॉज बने हुए हैं जो कि ठीक नहीं है। तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ था, साउथ के अंदर ही किसी, हाँ तमिलनाडु की बात है शायद, वहां पर पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया और पूरा गांव खाली करना पड़ गया। 2-2.5 हजार लोग वहां पर रहते थे, है ना। तो अभी महाकुंभ जहां पर हो रहा था वहां पर वो कह रहे थे ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर कोई उसका मालिक नहीं है तो वक्फ उसका मालिक है, ऐसा कुछ है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, इंडियन आर्मी के पास है, डिफेंस के पास। दूसरे नंबर पर जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है, रेलवे के पास। और तीसरे नंबर के बाद किसके ऊपर है, तीसरे नंबर पे, तो 3rd नंबर पे आपके पास वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लेम कर देता है। स्टेट वक्फ, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड अलग अलग बने होते हैं, मेंबर्स होते हैं। पहले वो क्लेम कर देते थे, अब इस अमेंडमेंट में कर दिया गया कि अगर कोई वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है, देन वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस बात की छानबीन करेगा, वो डिसाइड करेगा कि उसको ऐड होना है कि नहीं होना है। और इसमें यह भी प्रोविजन दिया गया है कि वक्फ एक्ट बनने के बाद, है ना, 1995 से जो एक्ट चला रहा है, जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी गई है
और जो सरकारी प्रॉपर्टी थी उसको वापस सरकार क्लेम कर लेगी। समझ में आ रही है? तो बहुत सारे मुद्दे भी हैं, बहुत सारी अपोजिशन भी होगा, ठीक है। तो अभी चल रहा है, इसके ऊपर जेपीसी बैठी थी। अब कहोगे सर व्हाट इज जेपीसी, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जब किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करना हो तो याद रखना ज्वाइंट सीटिंग से अलग है ना टॉपिक, वो अलग टॉपिक है। वो आर्टिकल 108 में लिखा है कि जब कोई बिल एक हाउस से पास हो और दूसरे हाउस से पास ना हो 6 महीने तक, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग बुला लेता है। वो आज तक 3 बार बैठी है ना। एक बार डाउरी पे 1961 में है ना, एक बार 1978 में बैठी थी किसके ऊपर, आपके बैंकिंग रेगुलेशन के ऊपर, एक बार 2002 में आपके टेररिज्म के ऊपर बैठी थी ना। 3 बार बैठी है। जेपीसी बहुत बार बैठी है। वो फार स्कैम जो राजीव गांधी ने किया था, आपने मूवी देखी होगी स्कैम 1992 है ना, हर्षद मेहता वाला केस। एक बार यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड पाए गए थे 2002-3 में, तो उसके ऊपर भी जेपीसी बैठी थी। जेपीसी का मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। दोनों पार्लियामेंट के हाउस के जो दोनों लोग हैं वो बैठेंगे, किसी मुद्दे को चेक करेंगे, क्या गलती है क्या गलतियां नहीं, उसको निकालेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जेएस वो होती है ज्वाइंट सिटिंग, जिसमें बिल एक हाउस से पास हो जाए, दूसरे से 6 महीने तक ना हो। देन प्रेसिडेंट विल कॉल द ज्वाइंट सिटिंग एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल हेड द आपके उसको ज्वाइंट सिटिंग को हेड करेगा, उसका चलाएगा। समझ गए? प्रेसिडेंट बनेगा। समझ गए? तो वो अलग है। तो अभी इस जेपीसी ने क्या किया, जो वक्फ बिल के अंदर जो थे अमेंडमेंट, उसका अपोजिशन ने क्या कर दिया, जो अपोजिशन ने बनाए थे उसको इसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी जब ये बनेगा तो दोबारा आ जाएगा। और अगर तुम्हें वक्फ के बारे में पूरा समझना है, क्या होता है कैसे होता है, तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना, अच्छे से हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। Expert panel clears plan to rebuild washed away Tista Dam in Sikkim। देखो, जो आपके तिस्ता रिवर कहाँ से निकलती है, तो चुनथांग सिक्किम से निकलती है। वहां पर एक जगह है, वहां से निकलती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। और ब्रह्मपुत्रा को कहाँ पर चली जाती है, तो बांग्लादेश में। इधर से गंगा मिल जाती है। जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। ये एंटर करती है तो इसे जमुना कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तिस्ता। और तिस्ता के ऊपर क्या था, एक डैम था, वो पूरा वास आउट हो गया था, इसको दोबारा बनाने की बात हो रही है। वास आउट क्यों हुआ था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसका रीजन ये था, आपने पढ़ा होगा वहां पर क्या था, एक ग्लेशियर लेक, जो ग्लेशियर लेक थी वो क्या हो गई थी, आउटबर्स्ट हो गई थी। ठीक है, जिसको GLOF कहा जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, फ्लड, बाढ़ आ गई थी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा जो हाइड्रो पावर था, जहाँ पर एटलीस्ट 100 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, और वो लोग उसमें मारे गए थे, तो उसको दोबारा से रिबिल्ड करने की बात की जा रही है। तो छोटा सा न्यूज़ है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा डैम उसको बनाने की बात की जा रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, GLOF जरूर याद रखना। देखो होता क्या है, लेक बहुत टाइप की होती है ना। जैसे आपने सुना होगा इंडियाज स्वीट वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो आप कहोगे सर वूलर लेक है ना, जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे सर चिलिका, उड़ीसा में बनी हुई है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी है खारे पानी की सबसे बड़ी, तो सांबर है, जयपुर के पास ही है। ठीक है, तो ऐसे लेक पूछ लेता है। जैसे आपके एस्टेरॉइड से बनने वाली लेक कौन सी है, तो एक ही कौन सी, लोनार लेक महाराष्ट्र है ना। बेम्बानड लार्जेस्ट में आती है ना, ऐसे पढ़ा होगा। लोकटक लेक पे क्या है, तो आपने सुना होगा लोकटक लेक के ऊपर दुनिया का एकमात्र वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा, काइबुल लामजाऊ, मणिपुर के अंदर। पुलिकट लेक क्या है, वहां पर श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं। ऐसे लेक होती हैं बहुत सारी ना। एक होता है आपकी ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक क्या होती है कि ग्लेशियर में, जैसे पहाड़ है ना, सिक्किम में पहाड़ी इलाका है, हिमालय का पार्ट है, बर्फ गिरी और वहां पर कोई वो थी, पानी था, वो पानी पूरा जम गया और वहां पर बर्फ ही बर्फ है। अब आसपास गांव लोग रहने लगे, उनको पता ही नहीं है कि कई सालों से इस जगह पर बाढ़ है, पानी है, लेक है। उनको लग रहा था बर्फ जमी हुई है। अचानक से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर, ग्रीन एनर्जी, वो सब बातें हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा, एकदम से वो सारा का सारा पानी पिघल गया, मेल्ट हो गया। तो क्या हुआ, सारा पानी उस गांव में आ गया, पूरा गांव ही साफ हो गया वहां से। तो ऐसे 2-3 गांवों के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था पिछले साल, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से। समझ गए, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। और उससे जो बाढ़ आई उसे फ्लड कह दिया, GLOF कहते हैं। समझ गए, कौन सी लेक पर था ये, कौन से उसमें था, लोनार्क लेक, सिक्किम है ना। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, जस्ट याद रखना। ठीक है, लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा।